हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं नीट 2024 बायोलॉजी के लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बार सारे बच्चों को बहुत डरावना लगता है, और वो है हमारा जेनेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। तो वी कैन से इट इज़ अ पार्ट 1। बेसिकली इस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, सारी डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, टर्म्स क्या होती है, लेट मी डिफाइन यू कि हम कौन कौन सी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम एक लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने एक टर्म सुनी होगी, न्यूक्लियस। ओके, फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा, न्यूक्लियोइड। अब देखो, देखने को ये सब एक जैसे हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड क्रोमैटिन, फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा क्रोमोज़ोम। इसके अलावा आपने डीएनए तो सुना ही होगा। फिर आपने सुना है जीन। ओके, फिर जीन से ही आपने सुना होगा कभी ना कभी जीनोम। और यही नहीं, जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप सुनोगे एक वर्ड अलील। ओके, अलील के अलावा फिर आप कुछ वर्ड सुनोगे जैसे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ओके, इसके अलावा भी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब के बारे में बता देती हूँ। ये सब हमें यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ओके, अब देखो, न्यूक्लियस आपने एक टर्म सुना होगा। आपको पता है कि एक सेल होती है, ओके, जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विल बी कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और फिर उसके अंदर आप एक सेंटर में इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इसको कहूँगी। ठीक है, हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना के समझ रहे हैं। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके सेंटर में क्या होता है, एक राउंडेड, इस तरह से हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डीएनए। सो डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस क्या है। ओके, तो न्यूक्लियस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो डीएनए सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, डीएनए सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है डीएनए, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इस तरह से एक लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा डीएनए है। और डीएनए चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। ये मेम्ब्रेन इस तरह से पार्टीशंस में है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक बॉल है। ठीक है, बॉल क्या होती है, जैसे बॉल के अंदर कुछ कंटेंट अगर हम भर देंगे तो वो कैसा इमेजिन होगा, इस तरह से। तो ये पूरी हमारी बॉल है, इन बॉल में छोटे छोटे से पोर्स हैं। ठीक है, तो और उसके अंदर कौन है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये है हमारा न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन है, तो मेन सेगमेंट विच इज़ डीएनए। ठीक है, इसके अलावा एक डॉट 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 से मैं एक फ्लूइड डिनोट कर रही हूँ, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या हम यहाँ पर इसको कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, तो ये डायग्राम है न्यूक्लियस की। और अगर हम बात करें कि सेल, तो इस तरह से ये पूरी एक सेल होगी। ओके, पर हमने सिर्फ ये किसका डायग्राम बनाया, तो ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियस का। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसके अंदर क्या रहता है, डीएनए। तो जब डीएनए एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो हमारा ये डीएनए है, डीएनए इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से होल्स होंगे जिनको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर, और उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये ओनली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो कैरियोटिक वर्ड है ये डिनोट करता है अ डीएनए विच इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बनाता है न्यूक्लियस। तो जो कैरियोन वर्ड है वो डिनोट किसको करेगा, न्यूक्लियस को।
ओके। तो यूकैरियोटिक सेल लाइक प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस समझ लिया, अब हमने नेक्स्ट समझना है। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड बोला है डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, बेसिकली अ लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, ये इस तरह से एक लॉन्ग थ्रेड है, इसको हमने क्या बोला है, डीएनए। अब ये लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है, ये जब एक पर्टिकुलर फोल्डेड स्ट्रक्चर में अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। आप ऐसे समझो एक बड़ा धागा है, बहुत बड़ा धागा है, ठीक है, पर आपको इसको छोटी फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको फोल्ड करोगे और उसको क्या बनाओगे, क्रोमैटिन। ठीक है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाओगे, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, क्रोमैटिन। और जब यही फोल्डेड स्ट्रक्चर और फोल्ड हो जाएगी तो आप इसको क्या कहोगे, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है, डीएनए का। और जब डीएनए फोल्ड होता है तो क्या बनाता है, क्रोमैटिन, और जब और फोल्ड होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। तो ये क्या है, एक लूज फॉर्म है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में कंपैरिजन करते हैं, सबसे लूज फॉर्म क्या है, डीएनए। और जब डीएनए थोड़ा टाइटली पैक होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमैटिन। और जब कंप्लीटली पैक होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। ये एक टाइटली पैक्ड फॉर्म है। ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी डीएनए की फॉर्म है जो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। ठीक है, जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है तो किस तरह से आपको डीएनए देखने को मिलता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में। और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है तब आपको डीएनए देखने को मिलता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो डीएनए कुछ नहीं है, एक लॉन्ग थ्रेड है। ठीक है, और यही लॉन्ग थ्रेड जब एक फोल्डेड स्ट्रक्चर अचीव करेगा तो क्रोमैटिन बनाएगा, और जब और फोल्डेड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंटर में ये एक लोकेशन होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये क्रोमोसोम की दोनों क्या कहलाएंगी, आर्म्स। क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में रहता है जब सेल की रेस्टिंग स्टेज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और जब सेल डिवाइड होने लगती है तब हम उसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपकी बॉडी में सेल्स जो हैं जो रेस्टिंग स्टेज में, उनमें डीएनए कौन सी फॉर्म में है, तो आप क्या कहोगे, क्रोमैटिन फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो थोड़ा कंपोजिशन की बात कर लें। तो डीएनए बना किससे है, डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, कैसे बना है, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए हैं और क्या बन गई है, एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हमने क्या बोला है, डीएनए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से क्या है, एक बना हुआ है जिसको हम कहते हैं डीएनए। अब देखो जिस तरह से मैंने ये बनाया है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे नेकलेस होता है बीड्स वाला, 1 बीड, 2 बीड, 3 बीड, 4 बीड। तो एक बीड क्या कहलाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड। ओके, और इसकी एक सीक्वेंस है। सोचो मैंने आपको 4 अलग अलग तरह की बीड्स दे दी है, रेड, ग्रीन, मरून एंड येलो। तो ये कैसा दिखेगा कि कहीं पे इस तरह से रेड है, फिर कोई सीक्वेंस आ रही है बीड्स की इस तरह से, फिर उसके बाद वापस से वही सीक्वेंस आ रही है कुछ अलग बीड्स की। ठीक है, फिर सीक्वेंस आ रही है कुछ अलग बीड्स की। तो अगर सोचो इस तरह से ये बीड्स अपने आप को अरेंज करेंगी तो क्या आप ये कह सकते हो कि एक अलग ही तरह की यूनिक सीक्वेंस बनेगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिक सीक्वेंस बनेगी जो हमें भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसी है, साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो एक लॉन्ग सीक्वेंस होगी जिसको हम क्या कहेंगे, डीएनए। ओके, तो आप सिंपली समझ गए हो डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जनरली डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मैंने यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 कलर से इंडिकेट करें हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक सीक्वेंस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, डीएनए। अब डीएनए क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड है, लॉन्ग थ्रेड है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड्स जब फोल्ड होंगे तो क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन बनाएंगे, और जब क्रोमैटिन और फोल्ड होगा तो क्रोमोसोम बनेगा। तो अब देखो हमने क्या क्या समझ लिया है, हमने समझ लिया है यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा हो गया है,
क्रोमैटिन हो गया है, क्रोमोसोम हो गया है, डीएनए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियोइड क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, मैंने यहाँ पे बात करी थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे बैक्टीरियल सेल, तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए इसी तरह से साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहता है, जो कि सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। तो सिंपली बैक्टीरिया का डीएनए क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। ओके, bacteria DNA is not surrounded by nuclear membrane. Let me write it here. So nucleoid क्या होगा, तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, कहाँ मिलेगा आपको, बैक्टीरिया में। डीएनए विच इज सर्कुलर इन नेचर, कैसा डीएनए है ये, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, तो डीएनए विच इज सर्कुलर इन नेचर, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और वो भी किस फॉर्म में, इन सस्पेंडेड फॉर्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ नजर आएगा, तो उसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोइड। कहाँ प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में। जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके सेंटर में ये क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और उस बैक्टीरियल सेल की आउटर लेयर भी होती है, एक सेल वॉल होती है, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं समझना है, तो ये आउटर लेयर क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। फिर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहोगे, और ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। तो इसी बैक्टीरियल डीएनए को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके, सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। अब देख लो जीनोम क्या होता है। एक हमने टर्म सुनी जीनोम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जीन्स। तो कंप्लीट डीएनए सेट, कंप्लीट डीएनए ऑफ अ सेल, ठीक है, क्या कहलाएगा, जेनेटिक मटेरियल और जीनोम। लाइक आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट है, टोटल डीएनए कंटेंट क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। ओके, तो टोटल डीएनए कंटेंट विल बी नोन एज जीनोम। देखो बच्चों, आप क्या करो, जब ये पढ़ रहे हो तो साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। आज आप मेरे से पढ़ रहे हो तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसके नोट्स बनाओ। आप जिस फॉर्म में बनाना चाहते हो उस फॉर्म में बनाओ, ताकि आप इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो जीनोम में क्या क्या कॉम्पोजिशन होंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके नोट्स इस तरह से हों कि आप जब भी पढ़ रहे हो आपका सारा रिवीजन हो जाए और सारा कंटेंट क्लियर हो जाए। ओके, और फिर जब आपके एग्ज़ाम में पढ़ो तो ये रिवाइज़ कर सको। तो जहाँ जहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ आप लिखो, वहीं वहीं पर नोट्स बनाओ, और उसी के साथ साथ आप इनको फिर बाद में रिवाइज़ करना। ओके, अगर आपका बीच में कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके देख सकते हो और कंप्लीट नोट्स बना सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं जीनोम की। तो देखो जीनोम क्या होता है, बेसिकली टोटल डीएनए कंटेंट होता है। तो जीनोम के अंदर एक तो आता है मेन डीएनए, जैसे ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ये जो सेंटर में जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर वो आएगा एक, तो वो हमारा हो गया मेन डीएनए। सेकेंड, एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो भी जीनोम में काउंट होगा। ओके, इसके अलावा सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेली होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, और आप मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैसे वेरी फर्स्ट रिएक्शन करता है ताकि उससे फूड बने, ठीक है। तो ये मुझे बताना है।
अब देखो क्लोरोप्लास्ट है, तो एक तो हो गया हमारा मेन डीएनए के अलावा हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक हो गया क्लोरोप्लास्ट डीएनए। बट याद रखना क्लोरोप्लास्ट डीएनए सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, एनिमल में नहीं होगा। तो अगर हम मेन डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखेंगे तो ये बनाएंगे एनिमल सेल का जीनोम, और प्लांट सेल का जीनोम बनाएगा मेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, अब आता है हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जीन्स। इसके बाद हम समझेंगे जीनोम, तो हमने पढ़ लिया है। फिर हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग थ्रेड है, ये हमारा क्या है, डीएनए। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये लॉन्ग थ्रेड तो हमारा है डीएनए, बट स्पेसिफिक रीजन्स, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोई रीजन, यहाँ से यहाँ तक का कोई रीजन, यहाँ से यहाँ तक का कोई रीजन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी स्पेसिफिक रीजन्स, तो स्पेसिफिक रीजन्स लुक ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। स्पेसिफिक रीजन्स of DNA which are responsible for particular RNA and protein। चलो अब मैंने इसको लिख तो दिया, पर मैं इसको मतलब समझा देती हूँ। आपने हमेशा सुना होगा कि ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए पे। पर आपने ये वर्ड्स कुछ इस तरह से सुने होते हैं कि चिपके हुए होते हैं या इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स डीएनए के ऊपर चिपके हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जीन्स आर पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, पार्ट ऑफ डीएनए। जैसे मैंने कहा ये लॉन्ग थ्रेड है, इसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको मैंने एक जीन कहा है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर चिपका हुआ नहीं है। आप समझो कोई धागा आपने पकड़ा है और मैंने कहा है कि इसका ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, इस धागे का यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, तो एक हिस्सा, एक पार्ट ऑफ डीएनए क्या है, जीन। तो ना जीन डीएनए के ऊपर चिपके हुए हैं, ना डीएनए के ऊपर लोकेटेड हैं, ना प्रेजेंट हैं। क्या है, जीन्स आर पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, अब देखो जीन्स आर पार्ट ऑफ डीएनए तो मैंने बोल दिया, तो मतलब क्या है, पार्ट है। तो इसी तरह आपकी बॉडी में आप देखोगे बहुत सारे डीएनए होते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा। अब जीन्स जो हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीन्स हमारे प्रेजेंट हैं डीएनए के डिफरेंट रीजन्स, आप इनको बोल सकते हो, स्पेसिफिक लोकेशंस बोल सकते हो, सेगमेंट्स बोल सकते हो। पर याद रखना ये चिपके हुए नहीं है, पड़े हुए नहीं है, अटैच्ड नहीं है, ये क्या है, रीजन्स हैं। ओके, अब देखो हर जीन जो होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। ठीक है, किसको कोड करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर को। जैसे कि आई का कलर, मैं कहती हूँ कि आपकी आई का कलर ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। ओके, स्किन का कलर, हेयर ग्रोथ, हेयर पैटर्न। ठीक है, तो आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी कैरेक्टर, आपकी बॉडी के जो हर कैरेक्टर है वो कौन कोड करता है, जीन्स। ठीक है, आपकी नोज़ मम्मी जैसी है, क्यों, क्योंकि आपकी नोज़ जो है वो मम्मी जैसी है, क्योंकि आपके अंदर जो नोज़ का जीन है वो कहाँ से आया, मम्मी से। ओके, आपकी आई का पैटर्न है, आपकी चिन का पैटर्न है, आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय जीन्स ओनली। ओके, अब जीन्स कैसे ये काम करते हैं, कैसे करते हैं ये काम, तो जीन्स क्या करते हैं, जीन्स बनाते हैं आरएनए। ओके, जीन्स बहुत सारे तरह के आरएनए बनाते हैं, पर एक तरह के आरएनए बनाते हैं जिनको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जीन्स टीआरएनए बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, सारे आरएनए बनाते हैं, बट एक तरह के आरएनए होते हैं मैसेंजर आरएनए, और यही मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूंगी, एक बार फिर से बता देती हूँ। जीन्स टीआरएनए भी बनाएंगे, आरएनए भी बनाएंगे, एमआरएनए भी बनाएंगे, उसके अलावा भी कुछ आरएनए होते हैं जो हमें पढ़ने नहीं है। ठीक है, तो पर जीन्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, जीन्स से बनते हैं मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, स्पेसिफिक प्रोटीन तो हम ऐसा हटा देते हैं। हाँ,
तो जीन से क्या बनेंगे, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि हमने सब्जी को काट के कुकिंग कर ली और फिर हमने एक डिश तैयार कर ली, इट्स नॉट लाइक दैट। जीन्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, जीन्स अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस गाइड करेगा एक नई सीक्वेंस बनने को, और वो नई सीक्वेंस किसकी होगी, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होगी, ठीक है। आपको मैंने बताया था डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, तो जीन्स भी किसके बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के। और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है, ये किसकी सीक्वेंस बनाएगी, ये बनाएगी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस, और अमाइनो एसिड की लॉन्ग सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, जैसे ये 1 अमाइनो एसिड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, जैसे मैंने आपको बताया था नेकलेस होता है वैसे। तो ये पूरे यूनिट्स जुड़कर क्या बनाएंगे, पेप्टाइड और प्रोटीन। तो आपकी जो स्किन कलर का जीन है वो स्किन का कलर का प्रोटीन बनाएगा, जो आई कलर का जीन है वो आई कलर का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसका जो जीन है वो फेशियल स्ट्रक्चर का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जीन्स क्रिएट होते हैं आपकी बॉडी में। जीन्स कहीं चिपके हुए नहीं हैं, जीन्स कहीं पड़े हुए नहीं हैं, जीन्स आर लोकेशंस और पार्ट्स ऑफ डीएनए, ओके, पार्ट्स ऑफ डीएनए। अब देखो ये तो हो गई हमारी बात जीन्स की। एक छोटी सी पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बात करी है डीएनए। डीएनए क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड है। अगर मैं इसको लीनियर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, पर मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से नहीं होता है। सेल में किस तरह से होगा, ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा जिसको मैं क्रोमैटिन कहती हूँ, ठीक है। तो इसका जो मेन पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर 2 तरह के पार्ट होंगे, ठीक है। एक तो वो पार्ट जो कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा है, जो कोई ना कोई काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कोड कर रहा है, ठीक है। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, सिक्रीशंस हो रहे हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स। तो एक तो हो गए आपकी बॉडी के डीएनए के अंदर ऐसा पार्ट है जो जीन्स कहलाते हैं, पर कुछ पार्ट आपके जीन का ऐसा भी है जो नॉन जीन है, जो किसी कैरेक्टर को कोड नहीं करता है, ठीक है। तो 2 तरह के पार्ट हो गए, एक तो हो गया जीन और दूसरा हो गया नॉन जीन। मैं इंडिकेट करती हूँ, देखो। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा एक जीन है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा एक जीन है, इसी तरह आपकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ जीन हैं, ठीक है। बट अब आप देख रहे हो ये कुछ पार्ट तो जीन है, पर ये बाकी पार्ट क्या है, तो ये बाकी पार्ट क्या हो गया, नॉन जीन। और जो येलो रीजन है वो क्या है, जीन। ये क्या करता है, कोड करता है, किसको कोड करता है, कैरेक्टर्स को। इसीलिए हम इसको कहते हैं कोडिंग रीजन्स, क्योंकि ये किसको कर रहा है, कैरेक्टर्स को कोड कर रहा है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर, आप कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, आपकी बॉडी में कैसा सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स कैसे बनेंगे, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा, कोडिंग रीजन। और कोडिंग रीजन को ही क्या बोलेंगे हम, जीन। अब देखो नॉन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, नॉन जीन कहलाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सारा जीन, नॉन जीन और पूरा पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, रिपीटेड होगी। जैसे ए एडिनिन 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 की सीक्वेंस बार बार आए जा रही है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गई, फिर ग्वानिन 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 ग्वानिन, इसी तरह से ये रिपीटेड सीक्वेंस आ रही है। ये कोई यूनिक सीक्वेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन कोडिंग। ये कुछ इस तरह से हो सकती है, ए जी ए जी ए जी ए जी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इस तरह की सीक्वेंस है जो नॉन कोडिंग है, जो कोई डीएनए नहीं से कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगी। पर कोडिंग सीक्वेंस क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, जैसे ए टी ए जी सी ए टी सी सी ए जी। अब ये एक यूनिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो बहुत यूनिक हो वो क्या है, कोडिंग रीजन कहलाएगी। और जो रिपीटेड सीक्वेंस होगी तो वो क्या हो गई, नॉन कोडिंग है। तो अगर आपसे पूछें कि कोडिंग में क्या रिपीटेड सीक्वेंसेस होगी, तो क्वेश्चन आएगा नो, ठीक है। अब चलो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो
तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस कवर कर लिया, न्यूक्लियोइड मैंने आपको बता दिया, क्रोमैटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया, जीनोम हो गया। अब मुझे आपको बताना है अलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम समझेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हम यहीं से समझेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आया तो एक रिवाइज करो। सबसे पहले चलो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि सेल होती है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, पर जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हमने न्यूक्लियस कह दिया। पर बैक्टीरियल डीएनए में इस तरह से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, फिर हमारा डीएनए हो गया, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया, और ये याद रखना कि डीएनए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। फिर हमने जीनोम को समझा। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, लिखने हैं। फिर हमने जीन्स को समझा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा फोकस करने वाला पॉइंट आ रहा है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जो शायद आपको लगेंगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहे हैं, पर जब आप एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको पीछे जाकर वापस से देखोगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो हमने बात करी जीन्स की। अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी के अंदर एक आई कलर बनाने वाला जीन है जो क्या बना रहा है, आई कलर। ठीक है, अब सोचो आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, आई कलर ब्राउन भी हो सकता है, आई कलर ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, इतने सारे तरह के आई कलर्स होते हैं। ठीक है, और कौन सा कलर होता है, ग्रे। तो ये आई कलर है। तो आई कलर, ठीक है, ये जो आईज का कलर है ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, आई का कलर एक कैरेक्टर है। ठीक है, और कलर की वैरायटीज़ ये क्या है, ट्रेट्स हैं। ओके, सबसे पहले ये समझ गए आप। मैंने आपको बोला कि आईज का कलर बताओ। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनके आई का कलर बताओ। तो जो कलर की बात करी वो क्या है, कैरेक्टर। और फिर कलर के कितने तरह के कलर हैं, यानी कि कितने टाइप्स पॉसिबल हैं उस कैरेक्टर के, तो वो क्या हो गए, ट्रेट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आप ये बताओ कि प्लांट्स की हाइट क्या है। ठीक है, जैसे मेंडल ने बी प्लांट पे रिसर्च करी थी, तो हमने पूछा कि प्लांट की हाइट क्या है। तो हाइट क्या हो गया, हाइट हमारा हो गया कैरेक्टर। ठीक है, हाइट हमारा क्या है, कैरेक्टर। पर हाइट क्या हो सकती है, या तो टॉल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। तो ये टॉल होना एक टाइप हो गया, तो ये हो गया हमारा ट्रेट 1, और शॉर्ट होना एक टाइप हो गया, तो ये हमारा हो गया ट्रेट 2। ठीक है, तो हाइट के कितने ट्रेट्स पॉसिबल हैं, 2, पर कैरेक्टर एक ही, हाइट इज अ कैरेक्टर। ओके, आई का कलर क्या है, कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर के कितने ट्रेट हैं, 4 ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे ट्रेट। तो कैरेक्टर और ट्रेट आपको समझ में आ गया ना। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर, एक हो गया हमारा कैरेक्टर और दूसरा हो गया ट्रेट। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एग्जाम्पल कैरेक्टर और उसके डिफरेंट ट्रेट्स। ऐसे आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें आप मुझे बताओगे अलग अलग कैरेक्टर और उसके ट्रेट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब जैसे फ्लावर का कलर, कि फ्लावर किस कलर का है, फ्लावर का कलर, तो वो क्या है, एक कैरेक्टर है। पर येलो कलर का फ्लावर है, पिंक कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर है, तो ये क्या हो गया, ट्रेट। पर हाँ, ये याद रखना कि मैं एक ही प्लांट की बात कर रही हूँ। जैसे मैं रोज़ प्लांट की बात कर रही हूँ, रोज़, तो रोज़ का कलर क्या है, ट्रेट। सॉरी, कलर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर। ओके, तो रोज़ किस कलर का है, तो कलर उसके कैरेक्टर हैं। पर पिंक, रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, तो ये सारे क्या हैं, उसके ट्रेट्स हो गए। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो अब आप आई थिंक वेरी मच क्लियर होंगे कि कलर क्या है, कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। ठीक है, और हाँ, इसी से आपको ये भी पता चल गया होगा
कि एक कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट हो सकते हैं जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कलर, ठीक है। अब आप लिखोगे रेड तो ये ट्रेट 1 हो गया। फिर आप लिखोगे ब्लू कलर का रोज़ मैंने देखा है तो ट्रेट 2 हो गया, ठीक है। फिर कोई कहेगा मैंने तो वाइट रोज़ भी देखा है तो ट्रेट 3, कोई कहेगा मैंने ब्लैक भी देखा है तो ट्रेट 4। ओके, आ गई बात समझ में? चलो अब हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ह्यूमन की सेल है, ठीक है, ये ह्यूमन है, उसकी सेल है, इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। किस तरह से फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में। मैंने आपको बताया था डीएनए है, डीएनए बनाएगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या बना, सॉरी क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। मैं इसको वापस से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो डीएनए क्या बना रहा है, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, पर यहाँ जो डीएनए वो कैसा है, लीनियर, ठीक है। एक लॉन्ग थ्रेड है, क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड है। तो ऐसे टोटल कितने थ्रेड है, मैं अगर आपको बताऊँ तो ऐसे टोटल हैं 46। कितने थ्रेड हैं टोटल, 46। तो हमारे पास कितने डीएनए हैं टोटल, 46। पर ये 46 किस तरह से हैं, पेयर की फॉर्म में है। कैसे हैं यहाँ पर, पेयर की फॉर्म में। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 23। आप ऐसे समझो कि हमारे न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ धागे हैं, और अगर हम टोटल बोलें तो 46 हैं। अब देखो जब पेयर हैं तो क्या दो थ्रेड एक जैसे हो सकते हैं, जैसे ये और ये दोनों थ्रेड एक जैसे हैं, ठीक है। और ये दोनों अब फोल्ड होंगे तो क्या बनाएंगे, ये इसका क्रोमैटिन बनाएगा और ये इसका क्रोमैटिन बनाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल खोल कर बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और फिर ये और फोल्ड होगा तो ये क्रोमोसोम बनाएगा और ये क्रोमोसोम। जब हम डायग्रामेटिक ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से, तो ये दोनों क्रोमोसोम हैं। अब आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 की कितनी कॉपी हो गई, 2 कॉपी। तो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा हो गया क्रोमोसोम नंबर 1, 2 कॉपी। फिर ये हो गया हमारा क्रोमोसोम नंबर 2। फिर इसी तरह से मैं बनाऊँगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में आ जाएगा 22, ठीक है। फिर 23 की बात आएगी। 23 में थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर हम बात करेंगे कि 23 फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम में क्या होंगे, XX होंगे, और मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम में क्या होंगे, X और Y, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं 22 तक, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम। और ये जो XX और XY हैं इनको हम कहेंगे 6 क्रोमोसोम। इनको हम आगे और पढ़ेंगे, बट अभी आप जेनेटिक्स के कंटेक्स्ट में इतना ही समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया इस स्लाइड में, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ाने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि नॉर्मल सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये डीएनए है, तो ये एक थ्रेड नहीं है, ये ऐसे कितने थ्रेड हैं टोटल, 46। और 46 अलग अलग हैं। कैसे हैं, 23 पेयर में। जैसे एक ईयरिंग होता है तो ईयरिंग के दोनों पेयर क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे कितने पेयर हैं, 23। जैसे ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए 1, ये एक डीएनए, ठीक है। तो मैंने अगर कहा ये दोनों डीएनए 1 है, ठीक है, ये दोनों 1 है, तो ये क्या बनाएंगे, एक एक क्रोमोसोम बनाएंगे। और क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ
इस तरह से होता है। अब ये क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर हो गया, 2 का एक पेयर हो गया, 3 सोचो 3 कुछ अलग दिखता है, ठीक है। थोड़ी लोकेशन, कोई छोटा क्रोमोसोम हो सकता है, कोई बड़ा क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो ये क्यों अलग है, क्योंकि अब दिख रहा है कोई क्रोमोसोम इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हर क्रोमोसोम अलग अलग पेयर है। तो ऐसे कितने पेयर हो गए हमारे अंदर, 23 पेयर, ठीक है। तो अगर ये 23 पेयर हैं तो ये पेयर्स में कैसे लिखोगे आप, 23 पेयर्स, और टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46। तो एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होना, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होना क्या कहलाता है, डिप्लॉयड होना। सेल डिप्लॉयड है मतलब एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपी, ओके। इसीलिए वो पेयर में है। तो अगर हम बात करेंगे मेल की, तो मेल के अंदर क्या होगा, 44 प्लस एक्स और वाई। और अगर हम पेयर की बात करें तो 22 पेयर्स प्लस एक्स क्रोमोसोम और वाई, एक पेयर ये हो गया और 22 ये हो गए, तो हो गए ना 22 पेयर का मतलब 44, और यहाँ पे हो गया 2, तो 46, ठीक है। और अगर हम फीमेल के लिए ये कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो फीमेल के लिए कैलकुलेशन कुछ कैसे दिखेगी, फीमेल के लिए कैलकुलेशन ऐसे दिखेगी, 44 XX और 22 XX, ठीक है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि मेल के अंदर 2 अलग अलग तरह के 6 क्रोमोसोम है, एक है X और दूसरा क्या है Y, और फीमेल के अंदर एक ही तरह के 6 क्रोमोसोम है, एक X और एक दूसरा X, ठीक है। ये X होना डिसाइड करता है गर्ल होगी और Y होना डिसाइड करेगा बॉय। तो अगर किसी का जेनेटिक कंपोजिशन 44XX है तो वो क्या होगी, गर्ल, 44XY है तो वो क्या होगा, बॉय, 22 पेयर्स और XY है तो क्या हो गया, बॉय, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होना क्या कहलाता है, सेल का डिप्लॉयड होना कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेल का डिप्लॉयड होना। पर सोचो हर कॉपी एक एक हो जाए, क्रोमोसोम नंबर 1 की भी एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3 की भी एक कॉपी, इसी तरह से हर क्रोमोसोम की एक कॉपी और टोटल 23 क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब हाफ होना, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, ठीक है, बराबरी से हाफ होना तो क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। तो ऐसी सेल जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है वो क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड सेल, और ऐसी सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो वो क्या कहलाएगी, डिप्लॉइड। पर हाँ, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसे नहीं होगा कि 3 की 2 कॉपी हो गई और चौथा क्रोमोसोम गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करके 23 क्रोमोसोम होंगे और हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होगी, ओके। और इसी को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो एक्जैक्टली हाफ होंगे और डिप्लॉइड में टोटल होंगे। तो डिप्लॉइड में क्या होगा, 44 या तो XX होगा या 44XY होगा, ठीक है। अगर गर्ल है तो XX होगा और बॉय होगा तो XY होगा। पर अगर हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 23 होंगे और X होगा, या फिर 23 होंगे और Y होगा। और ये दोनों सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी गैमीट सेल में, ठीक है। अगर Y क्रोमोसोम है तो हम कह सकते हैं ये स्पर्म है, मेल गैमेट है, और X क्रोमोसोम है तो X क्रोमोसोम वाला मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम थे, तो ये किसके लिए हैं, ह्यूमंस के लिए है, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 46 है। पर हाँ, ये याद रखना सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोमल पेयर्स में होंगे। किसी में आप देखोगे 26 भी हो सकते हैं, किसी में आप देखोगे 12 भी हो सकते हैं, किसी में आप देखोगे 14 भी हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं देखोगे कि 13 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड नहीं होंगे,
ठीक है। ये मैं टोटल क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, पेयर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 9 पेयर्स हो सकते हैं पर टोटल 9 क्रोमोसोम नहीं हो सकते। 9 पेयर होने का मतलब क्या है? 9 पेयर्स होने का मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 18 क्रोमोसोम, ये पॉसिबल है। 6 पेयर्स पॉसिबल हैं। 6 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? 12, ठीक है। पर टोटल 9 पॉसिबल नहीं है। 9 कैसे होंगे, है ना? तो टोटल 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पेयरिंग करी हमने तो 2-2 पेयर कर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर एक तो बच जाएगा ना। तो ये डिप्लॉयड कैसे हुआ? तो 9 टोटल क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है, 9 पेयर्स पॉसिबल हैं। 7 पेयर्स पॉसिबल हैं पर 7 टोटल क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है डिप्लॉयड सेल के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैंने आपको बताया एक जीन है या एक डीएनए है। हम डीएनए नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होते हैं उसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक जीन और दूसरे क्या होते हैं? नॉन जीन। नॉन जीन जो होते हैं वो कोई भी कैरेक्टर को कोड नहीं करते हैं, पर जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कोड करते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ जीन्स पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं बार बार आपको डीएनए नहीं बोलूँगी, जीन्स। तो हर जीन की कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपीज़ होंगी, ओके। जैसे मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ क्रोमोसोम नंबर 23। मेरा मन हो गया कि मैं आपको क्रोमोसोम 23 तो नहीं, 23 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। मैं आपको क्रोमोसोम नंबर कौन सा ड्रॉ करूँ? लेट्स ड्रॉ क्रोमोसोम नंबर 20, ठीक है। तो मेरा मन हो गया कि मैं क्रोमोसोम नंबर 20 दिखाऊं। तो क्रोमोसोम नंबर 20 की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। तो सोचो अगर उसमें एक आई कलर को बनाने वाला जीन है तो इसमें भी आई कलर को बनाने वाला जीन होगा। ये डायग्राम में हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, पर आप समझ जाना कि ये एक हाईली फोल्डेड थ्रेड है जो कुछ इस तरह से है। आप समझ जाना कि एक हाईली फोल्डेड थ्रेड है जो कुछ इस तरह से है, ओके। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये क्रोमोसोम है, ये जो कोड करता है आई के कलर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो जीन है ये कोड करता है आई कलर को, ठीक है। फिर से समझाती हूँ, इसको इरेज करके अगेन एक डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती, उनको पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, और फिर बच्चे बुक से नहीं समझ पाते। मैंने एक क्रोमोसोमल पेयर बना दिया। मेरा मूड था कि ये क्रोमोसोम 20 का पेयर बनाऊं, तो ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 20 बनाया है। और चूंकि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है तो डेफिनेटली इसकी भी 2 कॉपी हो गई, तो मैंने 2 कॉपी बना दी। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। डायग्राम में मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई कलर के लिए। कलर क्या है? कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर ये दोनों जीन सेम हैं, ठीक है, तो एक जीन की 2 कॉपीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। तो 1 जीन विल हैव 2 कॉपीज़। एक जीन की कितनी कॉपीज़ आपको देखने को मिलेगी? 2 कॉपीज़। और इन्हीं 2 कॉपीज़ को हम क्या कहते हैं? अलील्स, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जीन्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। अब जब 2 क्रोमोसोम हैं तो 2 क्रोमोसोम पे रहने वाले जीन्स भी 2 होंगे, तो ये क्या है? 2 जीन्स हैं। पर हम इनको 2 जीन नहीं कहें, 2 जीन का मतलब 2 अलग अलग जीन, तो हमने इनको कॉपी ऑफ 2 जीन बोला है, ठीक है। तो एक जीन की कितनी कॉपी हो गई? 2 कॉपीज़, ठीक है। और इन 2 कॉपीज़ को हम कॉपीज़ ना बोल के क्या टर्म देंगे? अलील, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि मटर का प्लांट है, पी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट है, उसका एक क्रोमोसोम है, तो डेफिनेटली एक तो होगा नहीं, पेयर में होगा, तो ये क्रोमोसोम है। और इसके ऊपर एक हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है। जीन कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, वो तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ समझने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि एक हाइट का जीन है, ठीक है, हाइट का जीन है, तो डेफिनेटली इस जीन की कितनी कॉपीज़ होंगी? 2 कॉपीज़। तो मतलब इस जीन के अलील कितने हो गए? 2 अलील,
ठीक है, 2 पेयर हैं तो 2 अलील हो गए। ठीक है, अब ये 2 अलील हैं। ठीक है, तो 1 जीन के कितने अलील हो गए, तो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे 1 जीन इक्वल्स टू 2 अलील इन अ डिप्लॉयड सेल। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, तो डिप्लॉयड सेल में 2 अलील हो गए। पर सोचो अगर ट्रिप्लॉयड सेल होती, ऐसी सेल जिनमें हर क्रोमोसोम 3 पेयर्स में, तो एक जीन की कितनी कॉपीज हो जाती? 3। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस अपने डालो, कमेंट सेक्शन में डालो, जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है वैसे डालो। ठीक है, और मैं आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के डेफिनेटली आंसर्स दे सकूँ। तो एक जीन की 2 कॉपीज़ होती है क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, तो 2 अलील होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बात करी हाइट जीन की, तो हाइट के जीन के कितने अलील हैं? 2 अलील। अब देयर आर 2 चांसेस, या तो दोनों अलील सेम होंगे या दोनों अलील क्या हो सकते हैं? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर दोनों अलील सेम हैं, लाइक टॉल प्लांट, ठीक है, ये जीन भी टॉल प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये भी टॉल, तो ये क्या होंगे? होमोजाइगस सिचुएशन। क्या हो गई? होमोजाइगस। ठीक है, पर सेकंड इनका मूड करा कि नहीं, हमें तो टॉल प्लांट नहीं बनाना, हमें तो शॉर्ट प्लांट बनाना है। एक जीन के 2 अलील हैं और दोनों तैयार हैं शॉर्ट प्लांट बनाने के लिए, तो भी दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो गए? होमोजाइगस। पर डिफरेंट वाले सिनेरियो में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? एक जीन का मतलब हाइट वाले जीन का, जो कि एक ही जीन है, उसकी 2 वेराइटीज़ हैं। अब एक वेराइटी कह रही है, यानी कि एक अलील क्या कह रहा है कि मैं तो बनाऊंगा टॉल प्लांट, बट दूसरा कह रहा है मैं तो बनाऊंगा शॉर्ट प्लांट। तो ये डिफरेंट तो हैं, तो ये होमोजाइगस ना कहला के क्या कहलाएंगे? हेटेरो। बायोलॉजी में जो टर्म है हेटेरो, इसका मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, तो ये क्या कहलाएंगे? हेटेरोजाइगस। ओके, ये टॉल शॉर्ट है। ठीक है, या तो ये टॉल होगा ये शॉर्ट होगा, या ये शॉर्ट होगा ये टॉल होगा। ठीक है, ये एक सिचुएशन क्या होगी? हेटेरोजाइगस। ठीक है, जब एक जीन के दोनों अलील अलग अलग हों। ठीक है, और होमोजाइगस मतलब क्या होगा? एक जीन के दोनों अलील सेम हों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ। प्लांट के अंदर एक जीन है प्लांट की हाइट के लिए। अब हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है हर जीन की, उन 2 कॉपीज़ को हम कहते हैं अलील। ठीक है, तो प्लांट के लिए कितने अलील हो गए? 2 अलील्स हो गए। अलील्स क्या होंगे? या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। सेम वालों को हम बोलते हैं होमो मीन्स होता है सेम, होमोजाइगस। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को ये समझना। और अगर डिफरेंट हुए तो ये होंगे हेटेरोजाइगस। ओके, सेम कैसे हो सकते हैं? एक टॉल प्लांट बनाने वाला, दूसरा भी टॉल प्लांट बनाने वाला, तो इस केस में प्लांट क्या होगा? टॉल हो जाएगा। इसमें शॉर्ट प्लांट वाला, शॉर्ट को मैं यहाँ एस लिख रही हूँ, पर जनरली हम शॉर्ट को टी लिखते हैं, तो मैं टी लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमने इसको इरेज कर दिया और लिख दिया टी, तो ये इसकी वजह से प्लांट कैसा दिखेगा? शॉर्ट। पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है? एक अलील तो बन गया टॉल वाला और एक बन गया शॉर्ट वाला, तो इसकी वजह से प्लांट कुछ अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉल। ठीक है, क्यों होगा ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता है कि क्यों प्लांट टॉल होगा जबकि एक टॉल है एक शॉर्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस कैसे आया? ये डिफरेंस कैसे आया कि एक हो गया टॉल और एक हो गया शॉर्ट? तो देखो अब यहाँ पर ये डिफरेंस कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बोला कि 2 जीन है। ठीक है, एक ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट की हाइट का जीन है, यहाँ पर भी एक प्लांट की हाइट का जीन। दोनों जो हैं वो जीन हैं किसके लिए? हाइट के लिए, पर हल्का सा चेंज आ गया। सोचो अगर जैसे एक सीक्वेंस है ATGC CACT, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली यही सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड वाले जीन में भी यही सीक्वेंस होनी है। क्या सीक्वेंस होनी है? A फिर T फिर G फिर C फिर C फिर A फिर C फिर T। पर सोचो अगर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए और
ये जो सी है ये जी बन जाए, ये सी जी बन जाए, तो हल्का सा चेंज आ गया। और इस हल्के से चेंज की वजह से माना ये तो टॉल के लिए कॉज कर रहा है, पर अब ये टॉल नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, शॉर्ट बनाएगा। तो स्लाइट चेंज ऑफ अ वेराइटी ऑफ जीन इज़ नोन एज अलील। ठीक है, तो एक जीन है उसकी 2 कॉपीज़ होंगी जो बिल्कुल 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 सेम होंगी। ठीक है, बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल सेम होंगी, पर हल्का सा डिफरेंस होगा सिंगल 1-2 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अगर डिफरेंस हो जाता है तो उसकी वजह से 2 वेराइटीज़ बन जाती है, और उसी को हमने क्या कहा है, अलील। जैसे आई कलर की इतनी वैरायटी है तो वो क्या हो गया हमारा अलील। ठीक है, अब जैसे प्लांट की हाइट की बात कर लेते हैं, तो प्लांट की हाइट के लिए 2 अलील हो गए, एक टॉल के लिए और एक शॉर्ट के लिए। ठीक है, अब अगर इस तरह से हो जाते हैं, 2 टॉल टॉल इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लांट कैसा होगा, टॉल, और 2 शॉर्ट शॉर्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट। ठीक है, एक टॉल और एक शॉर्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लांट कैसा होगा, टॉल। अब आप पूछोगे कि टॉल क्यों होगा, यहाँ मीडियम क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉल वाला है ये कैपिटल टी से हम डिनोट कर रहे हैं। हमने ये कैपिटल टी अपने मन से रखा है, हम टॉल बोलना चाह रहे हैं तो हमने कैपिटल टी दे दिया। आप चाहो तो कैपिटल डब्ल्यू दो, कैपिटल एस दो, जो मर्जी पड़े दो। ठीक है, और शॉर्ट को भी जो आप लेटर देना चाहो वैसे दे दो, पर हमने स्टडी की फैसिलिटी के लिए हमने इसको कैपिटल टी दे दिया और स्मॉल टी दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले रिसर्च करी कि एक टॉल है एक लॉन्ग है, और फिर हमने इसको लेटर दिए। ठीक है, हमने पहले रिसर्च करी कि जीन कुछ होता है, फिर हमने उसको नाम दिया कि भाई हमने इसको जीन नाम दे दिया। ठीक है, अब आप, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये टॉल क्यों है और ये शॉर्ट क्यों है, मीडियम मतलब ये टॉल है ये शॉर्ट है, और ये टॉल और एक शॉर्ट लील होने के बाद ये मीडियम क्यों है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कोई भी डाउट्स ना हो, और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो आके कि ये डाउट है। ओके, तभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, क्योंकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये सब नेसेसिटी है, क्योंकि बिना इस कंसेप्ट को समझे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। न्यूक्लियस हमारा डन है, न्यूक्लियोलस डन है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन हमारा हो गया, जीनोम हो गया, अलील मैंने आपको बता दिया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया हैप्लॉइड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया डिप्लॉइड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया जीन क्या होते हैं, नॉन जीन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप ये सब पढ़ लेना। न्यूक्लियोइड हमने डिस्कस करा, फिर हमने समझा डीएनए, डीएनए से क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया डीएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से ये मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट सेल के अंदर ही न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा। क्लियर, फिर मैंने आपको बताया जीनोम क्या होता है, टोटल डीएनए कंटेंट, फिर जीन्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया जीन्स उसके ऊपर चिपके हुए नहीं होते, जीन्स आर जस्ट पार्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया डीएनए रीजन्स। अब मैंने आपको फिर बताया कि जो जीन्स होते, जीन्स बताने के बाद मैंने आपको बताया कि जो जीन्स होते हैं उनमें 2 तरह के रीजन्स होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन और दूसरा होता है नॉन कोडिंग रीजन। तो जो किसी कैरेक्टर को कोड कर रहा है उसको हमने कोडिंग बोल दिया, और जो कैरेक्टर को कोड नहीं कर रहा है उसको हमने नॉन कोडिंग बोला। ठीक है, फिर हमने बोला है जीन्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर मीन्स हाइट और ट्रेट क्या है, बड़ी हाइट छोटी हाइट। फिर मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोमल की कितनी कॉपीज़ होती है। ठीक है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, इसलिए हमने उसको डिप्लॉयड बोला है।
यानी कि 1 पेयर और 2 क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे पास 23 पेयर हैं और 46 क्रोमोसोम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। गर्ल्स क्यों है? क्योंकि उनके पास 2 क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? 6 क्रोमोसोम XX। और बॉयज़ क्यों हैं? क्योंकि बॉयज़ के पास एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है। इसी की वजह से बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। बाकी जो 22 हैं, जो यहाँ 22 है और यहाँ 22 है, ये दोनों सेम हैं, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होंगे, तभी हम उनको डिप्लॉयड सेल कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 9 क्रोमोसोम हो गए, 8 क्रोमोसोम की बजाय 7 ही हो गए, ऐसा नहीं होगा। 3 क्रोमोसोम नहीं होंगे, 3 पेयर हो सकते हैं, क्योंकि 3 पेयर का मतलब 6, ठीक है, पर 3 नहीं होंगे। फिर मैंने आपको बताया एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, यानी कि 2 जीन्स, पर 2 जीन्स में हल्का सा डिफरेंट होता है, तो हम उनको 2 जीन्स बोलने की बजाय क्या बोलेंगे? अलील, ओके। तो मैंने आपको फिर अलील बताए, फिर अलील की वैरायटीज़। अलील अलग अलग होने की वजह से ही ट्रेट्स बनते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया है होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये बता दिया। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कैसे होते हैं, ये बता दिया। मैंने आपको ये बोला है कि 2 अलील्स में सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं, जिसकी वजह से एक जीन के 2 अलील होते हैं। जैसे आई का कलर ब्लू है, अब आई का कलर ब्लैक है, तो ब्लू और ब्लैक, तो पूरा सब कुछ सेम है, बट 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट होने की वजह से क्या हो गया कि आई का कलर हल्का सा चेंज हो गया, जो प्रोटीन है वो हल्का सा चेंज हो गया, तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर हमने प्लांट की हाइट के बारे में बात की कि प्लांट की हाइट क्या होती है। हाइट इज़ अ कैरेक्टर, और टॉल होना और शॉर्ट होना क्या है? ट्रेट है, ठीक है। तो प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। और फिर मैंने आपसे एक आंसर पूछा है कमेंट सेक्शन में कि अब आप मुझे ये बताओगे कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मीडियम हाइट ना बनाकर टॉल हाइट क्यों बना रहा है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन please ask me your doubts in the comment section. So first of all, thank you so much for attending the class very sincerely. And then after आपको कुछ काम करना है. First of all you have to make your notes, ठीक है, नोट्स बनाना है. सेकेंड इसको रिवाइज करना है. थर्ड आपको करना है कुछ MCQ की प्रैक्टिस, ठीक है. और ये लेक्चर 1 था. अभी आप इसको पढ़ोगे तभी हम इसके बाद लेक्चर 2 करेंगे, 3 करेंगे एंड सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी पूरी जेनेटिक्स वहाँ कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास.